जादुई नदी में रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर नामक गांव में सुनील अपनी बहन बिंदु के साथ रहा करता था। दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा थे, क्योंकि कई साल पहले दोनों के माता पिता का बीमारी से देहांत हो चुका था। माता पिता के देहांत के बाद से ही सुनील ने अपना और बिंदु का ध्यान खुद ही रखना शुरू कर दिया था। उसने कभी बिंदु को माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। सुनील अपने घर के साथ लगे हुए अपने खेतों में अनाज उगाता और उसी से ही वो अपना और अपनी बहन का गुजारा चलाता था। सुनील बहुत मेहनती और ईमानदार होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सीधा भी था, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग उससे अपना काम करवा लिया करते थे। हर कोई उसे सीधा की बजाय बुद्धू समझता था और अपनी जरूरत के हिसाब से उससे अपना काम निकाल लेता था। एक दिन जब सुनील अपने खेतों में काम करके घर वापस आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे पड़ोस में रहने वाले धर्मेंद्र काका मिलते हैं और उससे कहते हैं, सुनील बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जिसकी वजह से मैं अपने खेतों का काम भी अभी तक पूरा नहीं कर पाया हूँ। क्या तुम मेरे खेतों का काम पूरा करवाने में मेरी मदद कर दोगे? तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। हाँ हाँ काका, क्यों नहीं, मैं आपका खेतों का काम पूरा करवाने में आपकी मदद जरूर करूँगा और इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। आप बड़े हैं, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। इतना कहकर सुनील अपने पड़ोसी धर्मेंद्र काका के खेतों का काम करवाने लगता है और जब कुछ समय बाद खेतों का सारा काम पूरा हो जाता है तो वो वापस अपने घर के लिए चला जाता है। सुनील के खेत से निकलते ही धर्मेंद्र काका मन ही मन कहते हैं, सुनील को तो बेवकूफ बनाना इतना आसान है कि पूछो ही मत। बस इसके सामने जरा सा कोई भी बहाना बना दो और ये तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है। मैंने आज तक इससे बड़ा बेवकूफ कहीं नहीं देखा। सुनील की सच्चाई और अच्छाई का फायदा सभी लोग इसी तरह से उठाते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी इस बारे में ध्यान नहीं देता और बिना सोचे समझे ही सबकी मदद करता रहता है। इसी तरह दिन बीत रहे होते हैं। कुछ समय बाद उसके छोटी बहन बिंदु का जन्मदिन आने वाला होता है, लेकिन सुनील के पास अपनी बहन बिंदु को जन्मदिन पर देने के लिए कुछ भी नहीं होता। इस बारे में वो बहुत चिंतित हो जाता है और अपने खेतों में लगे पेड़ के नीचे बैठकर मन ही मन सोचने लगता है, बिंदु का जन्मदिन परसों ही है, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही इस बार खेतों में इतना अनाज हुआ कि उसे बेचकर मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी छोटी बहन बिंदु का जन्मदिन कैसे मना पाऊंगा और उसे जन्मदिन का कोई तोहफा दे पाऊंगा भी या नहीं। पेड़ों के नीचे बैठने और ठंडी ठंडी हवा के चलने के कारण सुनील की वहीं बैठे बैठे आंख लग जाती है। तभी उसके सपने में एक देवी माँ प्रकट होती है और उसे कहती है, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करते हो और तुम उसे उसके जन्मदिन पर एक खूबसूरत सा तोहफा देना चाहते हो, परंतु उस तोहफे को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना और जागने के बाद मेरी बताई हुई जगह पर जाकर अपनी बहन के लिए एक खूबसूरत सा फ्रॉक ले आना और उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में दे देना। उसके बाद देवी माँ सपने में सुनील को बताती है कि उसके खेतों के आगे जाकर जो घना जंगल पड़ता है उसमें एक जादुई नदी है, जिसमें जादुई रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़ है। उस पेड़ में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फ्रॉक लगा करती है। उनमें से अगर सुनील एक भी फ्रॉक को तोड़ लेता है तो वो जादुई फ्रॉक उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करेगी। वो उस जादुई रंग बिरंगी फ्रॉक से जो चाहे वो मांग पाएगा और अपना और अपनी बहन का जीवन खुशहाली से जी सकेगा। सपने में देवी माँ की बातें सुनने के बाद जब सुनील की आंख खुलती है तो वो सपने के बारे में सोचकर बिल्कुल हैरान सा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, आज ही मुझे कैसा अजीब सा सपना आया था।
उस सपने के बारे में सोचकर ऐसा लगता है मानो जैसे सब कुछ हकीकत में ही हो रहा हो सकता है कि देवी माँ मेरी मदद करना चाहती हो, इसलिए वो मेरे सपने में आई हो और उन्होंने मुझे उस जादुई नदी के जादुई फ्रॉक वाले पेड़ के बारे में बताया हो, ताकि मैं अपनी छोटी बहन बिंदु के लिए अच्छी सी फ्रॉक जन्मदिन के तोहफे में दे सकूं। मुझे लगता है कि मुझे उस जंगल में जाकर उस जादुई नदी को ढूंढना चाहिए जिसमें जादुई रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़ है। अगर मुझे वो मिल गया तो मेरी और मेरी बहन के जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हम दोनों भाई बहन एक अच्छी जिंदगी गुजार पाएंगे। ये सोचकर सुनील उस जंगल की तरफ चल देता है और काफी देर तक चलने के बाद आखिर उसे वो जादुई नदी मिल ही जाती है जिसमें जादुई रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़ होता है। ये सब देखकर सुनील की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके बाद सुनील जादुई नदी के अंदर जाता है और जादुई रंग बिरंगी फ्रॉक के पेड़ पर चढ़कर एक जादुई फ्रॉक को तोड़ लेता है। उसके बाद उस जादुई फ्रॉक को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत रोती हुई दिखाई देती है। उस बूढ़ी औरत को रोता हुआ देखकर सुनील के मन में दया आ जाती है और वो उनके पास जाकर उनसे पूछता है, क्या हुआ अम्मा, आप क्यों रो रही हो? आप मुझे बताइए, आपकी जो भी परेशानी है मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस परेशानी का समाधान निकाल पाऊँ। बेटा, आज मेरी पोती का जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास ना तो उसे पहनाने के लिए कोई नया कपड़ा है और ना ही उसका जन्मदिन मनाने के लिए पैसे। अगर आज मैं ऐसे खाली हाथ घर गई तो मेरी पोती बहुत नाराज हो जाएगी, क्योंकि वो कई दिनों से मुझसे जिद कर रही थी कि मैं उसका जन्मदिन मनाऊं और उसे अच्छे अच्छे उपहार जन्मदिन पर भेंट करूं। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर सुनील के मन में दया आ जाती है और वो मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं ये जादुई फ्रॉक इस बूढ़ी अम्मा को दे दूं, ताकि ये अपनी पोती का जन्मदिन अच्छे से मना सके। मैं अपनी बहन के लिए किसी और उपहार का इंतजाम कर लूंगा और अगर मैं कोई उपहार नहीं भी ले पाया तो भी मेरी बहन नाराज नहीं होगी और मैं उसे अगली बार कोई अच्छा सा उपहार दे दूंगा। ये सोचकर सुनील अपनी लाई हुई जादुई फ्रॉक उस बूढ़ी औरत को दे देता है और उनसे कहता है, माँ जी, आप ये फ्रॉक ले जाइए और ये कोई साधारण फ्रॉक नहीं है, ये एक जादुई फ्रॉक है जिससे आप जो चाहे वो मांग सकती हैं और अपनी गरीबी को भी दूर कर पाएंगी। वैसे तो ये फ्रॉक मैं अपनी छोटी बहन बिंदु के लिए लाया था, परंतु मुझे लगता है कि इस फ्रॉक की जरूरत उससे भी ज्यादा आपको है, इसलिए इस फ्रॉक पर मुझसे ज्यादा आपका अधिकार है। आप ये फ्रॉक ले लीजिए और अपनी पोती का जन्मदिन खुशी खुशी बना लीजिए। जैसे ही सुनील बूढ़ी औरत को वो फ्रॉक देता है, बूढ़ी औरत देवी माँ में बदल जाती है और उसे कहती है, पुत्र, मैं वही देवी हूँ जो तुम्हारे सपने में आई थी। मैं यहाँ केवल ये देखने आई थी कि कहीं तुम जादुई फ्रॉक को लेने के बाद लालची तो नहीं हो गए हो। क्या तुम अभी भी उतने ही दयावान और साफ दिल के हो जितना फ्रॉक लेने से पहले थे, और तुम मेरी परीक्षा में पूरी तरह से पास हो गए हो। मैं समझ गई हूँ कि इस जादुई फ्रॉक को लेने के बाद भी तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं आया है और ना ही तुमने दूसरों की मदद करना छोड़ा है, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम और तुम्हारी छोटी बहन बिंदु आज के बाद हमेशा सुखी रहेंगी। अब तुम यहाँ से खुशी खुशी अपने घर जा सकते हो। देवी माँ की सारी बातें सुनने के बाद सुनील देवी माँ को धन्यवाद कहकर अपने घर आ जाता है। घर आकर सुनील अपनी छोटी बहन बिंदु को अपने साथ घटी पूरी घटना के बारे में बताता है और उसे वो जादुई फ्रॉक दिखाता है। इसे देखकर बिंदु बहुत खुश हो जाती है और देवी माँ को प्रणाम कहती है। उसके बाद सुनील उस जादुई नदी की जादुई रंग बिरंगी फ्रॉक की मदद से अपनी और अपनी बहन की सुख सुविधाओं की सभी सामान ले आता है। इसके अलावा वो अपने जैसे ही और भी गरीब और निर्धन लोगों की मदद करने लगता है
इस प्रकार दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक परिवार में दो बहनें सीता और आरती रहा करती थी, जिसमें बड़ी बहन आरती, जो कि बहुत ही सुंदर थी, परंतु वो बहुत ही घमंडी और निर्दयी लड़की थी। आरती की शादी एक बड़े परिवार में होती है, जिसकी वजह से उसका घमंड अब और ज्यादा बढ़ जाता है। आरती का पति सूरज एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और वो महीने के लाखों रुपए कमाया करता था। दूसरी ओर सीता रंग की सांवली थी, पर वो मन की बहुत ही अच्छी लड़की थी। सीता का रंग सांवला होता है, जिसकी वजह से उसकी शादी एक गरीब परिवार में होती है। उसका पति खेतों में काम करके चंद पैसे ही कमाया करता था, जिससे उनके परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, आरती एक बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी में अपनी बहन सीता से मिलने के लिए आती है। सीता, कहाँ पर है तू? जल्दी बाहर आ। आरती की आवाज सुनने के बाद सीता अपने घर से बाहर आती है। सीता, मैं तुझे अपनी नई गाड़ी दिखाने आई हूँ। ये गाड़ी मैंने आज ही ली है, इसलिए चल मैं तुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में इसकी पार्टी देती हूँ। नहीं आरती, मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें भूख लगी है तो अंदर चलकर तुम अपने फेवरेट दाल चावल खा सकती हो। अरे तुम छोटे लोग ही खाओ दाल चावल, मैंने तो ये सब खाना कब का छोड़ दिया है। अब तो मैं पिज्जा, बर्गर, मोमोज ये सब खाती हूँ। और वैसे भी तेरे छोटे से घर में मैं तो एक पल सांस भी नहीं ले सकती हूँ। जितना बड़ा तेरा घर है, इतना बड़ा तो मेरा बाथरूम है। लेकिन अब तो कर भी क्या सकती है, तेरी तो गरीब परिवार में शादी हो गई। अगर तू मेरी तरह सुंदर होती तो तेरी भी एक अमीर परिवार में शादी हो जाती। अच्छा, तुझे मेरे साथ गाड़ी में नहीं जाना है तो मत जा, पर एक हफ्ते बाद मेरी शादी की एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुझे मेरे घर पर जरूर आना है। इस तरह से आरती अपनी बहन सीता को बहुत ज्यादा नीचा दिखाती है। आरती की ये सब बातें सुनकर सीता को बहुत बुरा लगता है और वो घर में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे ही एक हफ्ते बाद सीता अपने पति सुरेश और अपनी बेटी के साथ आरती के घर जाती है। सीता अपने चारों तरफ देखती है तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि आरती की पार्टी में सभी अमीर अमीर लोग आए हुए थे। वहाँ पर सीता ही सबसे गरीब थी। मम्मी मम्मी देखो कितना बड़ा केक है, ऐसा केक तो मैंने आज तक नहीं देखा है। आप ऐसा केक मेरे जन्मदिन पर भी लेकर आना। सीता की बेटी को ऐसा कहते देख पास की खड़ी कुछ औरतें बोलती है, आरती, तुमने अपनी एनिवर्सरी में किन किन लोगों को बुला लिया है? मुझे तो लगता है कि तुमने अपनी नौकरानी को भी अपनी एनिवर्सरी पार्टी में बुला लिया है। अरे तुम सही कह रही हो, ये मेरी नौकरानी ही है। मैंने सोचा इन लोगों ने अच्छा खाना तो कभी खाया नहीं होगा, अगर मेरी पार्टी में आएंगे तो ये अच्छा खाना भी खा लेंगे। ऐसे ही आरती सीता के परिवार का सभी के सामने मजाक उड़ाती है। ये सब देखकर सीता के परिवार को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी सीता गुस्से में सभी के सामने आरती को थप्पड़ मारती है। आरती, अगर तुम्हें सबके सामने हमारी बेइज्जती ही करानी थी तो हमें इस पार्टी में बुलाया ही क्यों? वैसे भी मैं तुम्हारी पार्टी में आना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही प्यार से बुलाया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। आज के बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तो लगता था कि कोई बात नहीं, मेरी बहन है, अगर वो मुझे अपनी एनिवर्सरी में बुला रही है तो मैं चली जाती हूँ, कम से कम उसे खुशी तो होगी। लेकिन मुझे आज सचमुच में समझ आ गया है कि तुम हमेशा मुझे जलील करने की कोशिश करती रहती हो। ऐसा बोलकर सीता अपने पति सुरेश और अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। सीता और सुरेश दोनों मिलकर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। सीता जैसे तैसे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम पकड़ लेती है और रुपए जोड़ने लगती है। वहीं सुरेश गांव के एक कारखाने में माल ढोने का काम करने लगता है और साथ में वो कारखाने में लेके जोखे का काम भी करता है। समय के साथ साथ दोनों पति पत्नी इसी तरह मेहनत करते रहते हैं और अपनी इकलौती बेटी को भी पढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर आरती अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बिताती है।
कभी वो शॉपिंग करने के लिए जाया करती तो कभी वो दूर दूर घूमने जाया करती। कुछ समय बाद सुरेश और सीता के पास अच्छे खासे पैसे जुट जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी एक परचून की दुकान खोलते हैं और अपने नरम और अच्छे स्वभाव की मदद से अपने कुछ ग्राहक बना लेते हैं। धीरे धीरे करके उनकी दुकान चलने लगती है। दोनों पति पत्नी के अच्छे स्वभाव की वजह से जो ग्राहक उनके पास सामान लेने आया करता वो दोबारा लौटकर भी उनके पास ही आता। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी ग्राहकों को कम रुपयों में सामान उपलब्ध कराने की सोचते हैं और कोई ना कोई तरकीब लगाते हैं, जिसके बाद दोनों पति पत्नी सीधा शहर से सामान मंगवाने लगते हैं, जिस कारण से उन्हें सामान और भी सस्ता पड़ता है और वो ग्राहकों को भी सस्ते में सामान उपलब्ध करवा पाते हैं और इस तरह उनको मुनाफा भी ज्यादा होने लगा था। ऐसे ही करते करते कुछ सालों बाद सुरेश और सीता अपनी 3-4 दुकान और खोल लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारे पैसे आने लगते हैं, जिससे सीता अपनी बेटी को एक अच्छे प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती है। तभी एक दिन सीता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर उसे आरती मिल जाती है और वो बोलती है, अच्छा तो तेरे पास इतने पैसे हो गए कि तू अपनी बेटी को एक अच्छे से प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने के लिए आ गई। अब तेरे पास पैसे आ ही गए हैं तो अपनी बेटी को पैदल छोड़ने क्यों आती है, एक गाड़ी भी ले ले। देखो आरती, तुम्हें अपने पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड है, पर याद रखना ज्यादा घमंड भी अच्छा नहीं होता है। और रही बात गाड़ी खरीदने की, तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ब खुद खरीद लूंगी, मुझे तुमसे राय लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बोलकर सीता वहाँ से चली जाती है। आरती सीता की बेटी को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए देख आग बबूला हो जाती है और गुस्से से पैर पटकती हुई अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सीता का पति सुरेश एक दिन सीता से बोलता है, सचमुच मुझे विश्वास नहीं होता कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक मजदूर होने के बाद भी अपनी खुद की एक दुकान खोल सकता हूँ। आज देखो हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तू मेरे साथ नहीं होती तो मैं सचमुच कुछ नहीं कर पाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद हमारे पास ये सब कुछ नहीं होता। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले। नहीं नहीं, बल्कि मुझे बोलना चाहिए कि सीता तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। जब से तुम इस घर में आई हो तब से मेरे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई है। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सीता और सुरेश की दुकान में रात दिन चौगुनी तरक्की होती है, जिसकी वजह से वो दोनों अपना एक अच्छा सा घर भी खरीद लेते हैं और कुछ दिनों बाद एक गाड़ी भी। ये देखकर सीता की बेटी भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही सब कुछ खुशी से चल रहा होता है। तभी एक दिन टीवी में खबर आती है कि बिजनेसमैन सूरज ने करोड़ों रुपयों का घपला कर लिया है और गरीब लोगों को लूट लिया है, जिस कारण से सूरज को जेल हो जाती है। वहीं आरती जैसे तैसे करके सीता के घर का पता लगाती है और अपनी बेटी को लेकर सीता के घर पर आती है और बोलती है, सीता मेरी बहन, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें हमेशा जलील करा। आज मुझे पता चल गया है कि घमंड इंसान को ले डूबता है। मैंने कभी किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करी और हमेशा घमंड दिखाया। मैं जानती हूँ कि आज मेरी वजह से ही मेरे पति जेल में हैं, क्योंकि कंपनी तो मेरे पति के नाम से थी, लेकिन उसमें घपला और घोटाला मैंने करा। अब तुम ही मेरे पति को बचा सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरी मदद करो। कोई बात नहीं दीदी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफी है। आप चिंता मत करिए, जब तक मैं हूँ तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीता और सुरेश दोनों मिलकर आरती के पति सूरज को जेल से निकलवाते हैं और जितना भी सूरज और आरती ने मिलकर कंपनी से घोटाला किया होता है, वो सारे पैसे सीता और सुरेश अपना घर बेचकर पूरा करते हैं, जिसके बाद आरती और सूरज के पास कुछ भी नहीं होता है। इसलिए दोनों पति पत्नी एक छोटा सा घर खरीदते हैं और उसमें आरती और उसके परिवार को भी जगह देते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है।
सुरेश अपनी कुछ दुकानें सूरज को संभालने के लिए दे देता है, जिसके बाद सूरज को भी रोजगार मिल जाता है। तभी एक दिन आरती अपनी बहन से बोलती है, सचमुच सीता, अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो ना जाने हमारा क्या होता। मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि तुमने हमारे लिए अपना घर तक बेच दिया और हमें अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी। अरे दीदी, आप बार बार मुझे ये सब क्यों बताती हैं? और वैसे भी आप मेरी बहन हैं। जितना ये सब कुछ मेरा है उतना ही आप सबका भी है। और अगर मैं आपके काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? सीता के ऐसा बोलने पर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहन को गले से लगा लेती है, जिसके बाद हंसी खुशी से दोनों बहनें अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।